हेलो फ्रेंड्स। पोर्चुगल की पोर्चुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में अपनी पहली फैक्ट्री 1500 में लगाई थी। इसके बाद भारत में आई डच ईस्ट इंडिया कंपनी और उन्होंने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में लगाई। और इसके पहले की वीडियोस में हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात कर चुके हैं और हमने देखा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में अपनी पहली फैक्ट्री 1613 में लगाई थी। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्रांस की। बात यह है कि 1643 से लेकर 1715 तक फ्रांस में रूल कर रहे थे लुइस द 14th। इनके एक बहुत ही फेमस मिनिस्टर हुआ करते थे जिनका नाम था कॉलबर्ट ने लुइस 14 से कहा कि देखिए महाराज, बाकी जो यूरोपियन देश हैं वो ईस्ट में जाकर ट्रेड कर रहे हैं और उससे उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है और इसीलिए हमें भी एक ट्रेडिंग कंपनी बनानी चाहिए जो ईस्ट में जाकर व्यापार करे। लुइस 14 ने कहा कि आइडिया तो अच्छा है, इसके ऊपर काम करना चाहिए। उन्होंने कॉलबर्ट से पूछा कि तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या। कॉलबर्ट ने बोला कि प्लान बिल्कुल रेडी है। हम क्या करेंगे कि हम लोग एक डिफरेंट अप्रोच लेंगे। हम लोग डायरेक्टली ईस्ट में नहीं जाएंगे। हम लोग सबसे पहले केप ऑफ गुड होप को राउंड करके मेडागास्कर पहुंचेंगे। मेडागास्कर को अपना बेस बना लेंगे और उसके बाद ईस्ट में हर एक डायरेक्शंस में अपने शिप्स भेजेंगे और देखेंगे कि कहाँ सफलता मिलती है। कॉलबर्ट ने कहा कि इस प्लान के सक्सेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि ईस्ट में जितने भी हम लोग एक्सपीडिशन भेजेंगे वहाँ पर अगर किसी को भी नेवल सहायता की ज़रूरत होगी तो हम लोग मेडागास्कर से क्विकली रीइंफोर्समेंट भेज सकते हैं। तो ये प्लान हम लोग करके देखते हैं। फ्रांस के रूलर लुइस 14 को ये प्लान अच्छा लगा और इस तरह लुइस 14 और उनके मिनिस्टर कॉलबर्ट के एफर्ट्स द्वारा एक कंपनी बनाई गई। इस कंपनी का नाम था कैंपेन देस इंदेस ओरिएंटलेस। सिंपल भाषा में इस कंपनी को हम लोग फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कह सकते हैं। फ्रांस को अपनी इस कंपनी से बहुत ज़्यादा होप्स थी और ये कंपनी अच्छा करे इसके लिए इस कंपनी को इंडिया और पैसिफिक ओशियंस में ट्रेड करने के लिए 50 साल की मोनोपोली दे दी गई। यानी एक तरह की ये गारंटी दे दी गई कि फ्रांस की कोई भी दूसरी कंपनी इस कंपनी के साथ कॉम्पीट नहीं करेगी। तो जैसा कि प्लान किया गया था, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले मेडागास्कर को कॉलोनाइज करना था। बट प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर दूसरी कॉलोनियल पावर्स भी बैठी हुई थी और ये तो कोई होने ही नहीं दे सकता था कि एक कंपनी इस पूरे के पूरे आइलैंड को कॉलोनाइज कर ले। फिर भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, पैसा भी लगाया, लेकिन कोई सक्सेस नहीं मिली। इसके बाद डिसाइड किया गया कि मेडागास्कर को छोड़ो और इंडिया की तरफ बढ़ो और इसीलिए 1667 में एक नेवल एक्सपीडिशन लेकर ये इंडिया की ओर बढ़ लिए। इस नेवल एक्सपीडिशन को जो इंसान लीड कर रहा था उसका नाम था फ्रांसिस करन। 1667 में जहाँ पर ये लैंड किए थे उस जगह का नाम था सूरत और इन्होंने 1667 में ही सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री लगा दी। और ये वो समय था जब भारत में मुगलों का रूल था और इस समय रूलर थे औरंगज़ेब, जिन्होंने 1658 से लेकर 1707 तक रूल किया था। और सूरत में इन्होंने जो फैक्ट्री लगाई थी ये फैक्ट्री इन्होंने औरंगज़ेब की परमिशन लेने के बाद ही लगाई थी। इसके 2 साल के बाद 1669 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेकंड फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाई। मसूलीपट्टनम वो एरिया है जहाँ पर भामनी किंगडम के डिसइंटीग्रेट होने के बाद एक किंगडम बना था गोलकोंडा और यहाँ पर रूल चलता था कुतुब शाही डायनेस्टी का। और मसूलीपट्टनम की ये फैक्ट्री लगाने से पहले इन्होंने कुतुब शाह से परमिशन ले ली थी। तो अब तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इसके बाद एक बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई। प्रॉब्लम ये थी कि 1669 से लेकर 1713 तक का ये जो पूरा का पूरा पीरियड है, इस पूरे पीरियड में डच ईस्ट इंडिया कंपनी इनके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी। यानी इस पूरे पीरियड के दौरान इन दोनों के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और इन कॉन्फ्लिक्ट्स से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इसीलिए आप देखेंगे कि इसके पीरियड में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं की। हालांकि इस दौरान भी इन्होंने 2 बड़ी फैक्ट्रीज लगाई, 1674 में पौंडीचेरी में और 1692 में चंद्रनगर में। चंद्रनगर में इन्होंने फैक्ट्री के अराउंड एक फोर्ट भी बना लिया था। तो अगर हम लोग मैप में इन लोकेशंस को देखना चाहें तो सबसे पहले तो आप सूरत और मसूलीपट्टनम की लोकेशन देख सकते हैं। ये वो लोकेशंस हैं जहाँ पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली 2 फैक्ट्रीज लगाई थी। इसके बाद आप चंद्रनगर की लोकेशन भी देख सकते हैं, ये बंगाल में थी। और दूसरी लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं पौंडीचेरी। तो सूरत और मसूलीपट्टनम में इन्होंने कैसे फैक्ट्री लगाई इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें डिस्कस ये करना है कि इन्होंने पौंडीचेरी और चंद्रनगर की लोकेशन को किस तरह से एक्वायर किया था। सबसे पहले बात करते हैं पौंडीचेरी की, जिस सिटी को इन्होंने बसाया था 1674 में। तो इसके पीछे की कहानी ये है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मसूलीपट्टनम वाली फैक्ट्री थी उस फैक्ट्री के डायरेक्टर थे फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसिस मार्टिन चाहते थे कि मसूलीपट्टनम फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों की फैमिली मेम्बर्स के लिए एक सेटलमेंट की ज़रूरत है
और इस पर्पज़ के लिए इन्होंने अपॉइंटमेंट लिया शेर खान लोदी से, जो कि उस समय वलई कोंडापुरम, जो कि बीजापुर की एक टेरिटरी थी, उसके गवर्नर हुआ करते थे। फ्रांसिस मार्टिन ने अपनी रिक्वायरमेंट शेर खान लोदी को बताई और किसी तरह उन्हें पटा लिया और इस तरह शेर खान लोदी ने एक जगह इनको एलोकेट कर दी। इस जगह को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने नाम दिया पौंडीचेरी और इसको डेवलप किया 1674 में। और फ्रांसिस मार्टिन ने वाकई बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए थे पौंडीचेरी को एक इम्पॉर्टेंट प्लेस बनाने के लिए और यही रीज़न था कि इंडिया में फ्रेंच लोगों के लिए पौंडीचेरी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड के रूप में उभरा और फ्रेंच गवर्नमेंट ने भी इनके इस काम को सराहते हुए इन्हें इंडिया में फ्रेंच गवर्नर बना दिया था। चलिए अब देखते हैं कि चंद्रनगर की लोकेशन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे मिली। तो जैसे कि हमने कहा कि चंद्रनगर बेसिकली बंगाल में है और ये काफ़ी करीब है हुगली के और उस समय यहाँ पर मुगल गवर्नर हुआ करते थे शाइस्ता खान, जिन्होंने 1676 में ये जगह फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी थी। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर ये जो किलेबंदी की थी ये की थी 1692 में। तो हमने देखा कि 1669 से लेकर 1713 तक का ये जो पीरियड था, इस दौरान फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में पौंडीचेरी को फाउंड किया और साथ ही साथ चंद्रनगर में एक किला भी बनवाया। और हमने इस बात का भी जिक्र किया कि इस दौरान फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पा रही थी क्योंकि उनका डायरेक्ट मुकाबला था डच कंपनी के साथ और डच कंपनी के मुकाबले वो काफ़ी वीक पड़ रहे थे और इस कॉन्फ्लिक्ट में फ्रेंच कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। बट क्वेश्चन ये है कि फ्रेंच कंपनी इतनी ज़्यादा वीक पड़ कैसे गई। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि फ्रेंच गवर्नमेंट जो है वो यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। इसका मतलब ये कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को जिस तरह का सपोर्ट फ्रेंच गवर्नमेंट से चाहिए था वो उनको नहीं मिल रहा था और इसी वजह से भारत में शुरुआती दौर में वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाए। और आप ये मान के चलिए कि ये जो पीरियड है ना 1693 से लेकर 1719 तक का, इस पीरियड के दौरान तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत बिल्कुल मिजरेबल हो गई थी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वो पीरियड है जिस दौरान उनकी पहली 2 फैक्ट्री जो इंडिया में उन्होंने लगाई थी, सूरत में और मसूलीपट्टनम में, इन दोनों ही फैक्ट्रीज़ को अबंडन कर दिया गया था। और पौंडीचेरी जिसको उन्होंने बिल्कुल स्क्रैच से बसाया था, 1693 में डच लोगों ने उनसे वो भी कैप्चर कर लिया था। तो आप समझ पा रहे होंगे कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत यहाँ पर क्या थी। हालांकि पौंडीचेरी 1697 में उनको वापस मिल गया था और इसके पीछे का रीज़न ये था कि यूरोप में एक ट्रीटी हुई थी। इस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ रिजविक। ये ट्रीटी 1697 में हुई थी और इस ट्रीटी में ये तय किया गया था कि डच लोग जो हैं वो इंडिया में पौंडीचेरी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देंगे।